प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बात भी की, जिसके बाद उन्होंने पूरी मदद का भरोसा दिया। बताया गया ग्वालियर चंबल के इलाके में जो तबाही आ गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। जिसकी एक तस्वीर शिवपुरी से सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश और जल जमाव के बाद ऐसी बाढ़ आई कि सैकड़ों लोग फंस गए। कई गांवों का संपर्क टूट गया और फिर उन्हें सुरक्षित बाहर लाने के लिए वायुसेना ने मोर्चा संभाला। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बाढ़ वाले इलाके से ऊंची जगहों पर एयरलिफ्ट किया गया, जिसमें एनडीआरएफ और जिले के आला अधिकारी भी नजर आए, जो राहत और बचाव के काम में लगे हुए दिखे। अब तक 1600 लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने और कल 11 लोगों को एयरफोर्स ने निकाला था। तस्वीरों में दिखा कि कैसे सेना के हेलीकॉप्टर ने एक के बाद एक उड़ान भरी और हर बार अपने साथ लोगों को लेकर सुरक्षित स्थान तक वापस आया। इसके साथ ही जमीन पर भी लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। एसडीआरएफ की टीम बोट के जरिए उन जगहों तक पहुंच रही है जहां पर लोग पानी में फंसे हुए हैं। एक जगह तो पानी के तेज बहाव के बीच जवान कुछ ग्रामीणों को रस्सी के सहारे नदी पार करवाते दिखाई दिए, तो वहीं जिन जगहों पर ये टीम नहीं पहुंच पा रही है, वहां मौजूद लोग आसमान में टकटकी लगाए देख रहे हैं ताकि सेना के हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ सके। लेकिन मध्य प्रदेश में सैलाब ने ऐसा कहर ढाया कि लोग जहां तहां फंस गए। हालांकि राहत बचाव का काम भी जारी है, लेकिन बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जिसकी एक तस्वीर श्योपुर से भी सामने आई, जहां एक परिवार पर आफत टूट पड़ी जब उनका घर भारी बारिश की भेंट चढ़ गया। अचानक भरभरा कर गिरे मकान के मलबे के नीचे 4 लोग दब गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। हालांकि सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। सामान पूरा बह गए और नदी गेहूं सब बह गए, नदी सब पूरी नदी बहा ले गई। बर्बादी का कुछ ऐसा ही आलम देवास में भी है। वहां एक कच्चा मकान भारी बारिश के चलते अचानक ढह गया, जिसमें 6 लोगों को चोटें आई। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया और प्रशासन की एक टीम लगातार अभी भी मकान के मलबे को हटाने के काम में लगी हुई है। को वहां पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, उसे बाहर निकाल लिया गया था, कोई कैजुअल्टी नहीं है। ग्वालियर के भीतरवार में तो ऐसा लग रहा है जैसे गाँव के गाँव पानी में डूबते जा रहे हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शिवपुरी और श्योपुर में 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूबे, जिनमें 200 गांव तक अभी बचाव की टीमें पहुंच भी नहीं पाई और बारिश का कहर पूरे हफ्ते जारी रह सकता है। लिहाजा लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ के साथ वायुसेना को भी मदद के लिए उतरना पड़ा, ताकि जल्द से जल्द बाढ़ में डूबे गांव से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच अकबर और उनकी पत्नी जोधाबाई की चर्चा होने लगी। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि शादियों के लिए बड़ी संख्या में हो रहे धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई और अकबर की जोधाबाई के साथ हुई शादी का उदाहरण देकर बेवजह के धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी है। हाईकोर्ट ने एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की और कहा कि दोनों ने धर्म परिवर्तन किए बिना एक दूसरे के साथ शादी की, एक दूसरे का सम्मान और धर्म का आदर किया। अकबर और जोधाबाई का जिक्र कर कोर्ट ने कहा कि शादी के लिए एक धर्म का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि धर्म परिवर्तन में उस खास धर्म के लिए कोई आस्था नहीं होती और ये फैसला हमेशा दबाव, डर और लालच में दिया जाता है। और यही नहीं, सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन भी गलत होता है। त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हुए हमले से तृणमूल कांग्रेस के नेता आग बबूला हो गए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ मार्च निकाला और बीजेपी के दफ्तर पर तोड़फोड़ की। हालांकि दफ्तर की सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षाकर्मी तैनात थे, लेकिन जब भीड़ दफ्तर के गेट को धकेलने लगी तो सुरक्षाकर्मी लाचार दिखने लगे। पहले धक्का लगाते हुए गेट को तोड़ा गया, फिर गेट पर लगे बोर्ड को उतारकर तोड़ दिया गया। कुछ अति उत्साहित प्रदर्शनकारी दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए और तोड़फोड़ करने लगे। कोई लात मारकर टिन की चादर से बनी कोठरी को तोड़ने लगा, तो कोई दफ्तर में लगे बोर्ड पर गुस्सा निकालने लगा। जब तक मामला कुछ संभलने लगता, तब तक कोई और प्रदर्शनकारी काबू से बाहर दिखने लगता। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में बीजेपी के दफ्तर के ही सामने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का पुतला जलाकर प्रदर्शनकारियों ने गुस्सा निकाला। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी फिलहाल त्रिपुरा के दौरे पर हैं और कल उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था। वीडियो में कुछ लोग उनके काफिले का विरोध करते ही नहीं दिखे, बल्कि उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाते भी दिखे थे।
सौभाग्य की एक बात ये कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो लड़ाई पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी, वो त्रिपुरा होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में आ पहुंची, जहां त्रिपुरा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का विरोध किया, तो उसका बदला लेने के लिए जलपाईगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस पर धावा बोल दिया, जिसे त्रिपुरा में टीएमसी के कमजोर होने की खींच के तौर पर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में तालिबान के लिए लड़ रही है और अब इसके सबूत भी सामने आए हैं। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान में कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे साफ होता है कि पाकिस्तान के फौजी वहां तालिबान के लिए जंग लड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के अफगानिस्तान में मारे गए पाकिस्तान के सैनिकों और उनके आईडी कार्ड की तस्वीर हाथ लगी है। यही नहीं, न्यूज़ 18 के हाथ तालिबान के लिए लड़ते हुए मारे गए पाकिस्तान के फौजियों की लिस्ट भी लगी है और दावा यह है कि ये सैनिक अफगान सेना के हमले में मारे गए। इनमें एक तस्वीर में तो पाकिस्तानी सेना के सीनियर अधिकारी अफगानिस्तान में मारे गए अपने फौजियों के शवों के पास नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा रावलपिंडी के एक अस्पताल में तालिबान के आतंकी का हाल चाल पूछते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें और दूसरे सबूत ये साफ बताते हैं कि पाकिस्तान इस पूरे इलाके में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए खुलकर तालिबान का साथ दे रहा है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार भी शामिल है, जहां बारिश और जगह जगह भर चुके पानी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया, जिसकी गवाही पटना से सटे धनरुआ इलाके की ये तस्वीरें दे रही हैं। वहां दरधा नदी पर बने बांध के टूट जाने से हालात काबू से बाहर नजर आए। पूरे गांव में कमर तक पानी जमा हो गया। लोग अपने बच्चों को डूबने से बचाने के लिए कंधों पर लेकर गांव से निकल रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में अब पानी ने जगह बना ली है और दिलो दिमाग पर दहशत का कब्जा है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसा गांव है जहां पर कमर तक पानी पहुंच गया है और ऐसे में अगर पानी और बढ़ा तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। गांव में पानी इस कदर बढ़ा कि बचाव के लिए आई मशीनें तक उसमें डूबी नजर आई। लोग पैदल, तैरकर या टायर ट्यूब के जरिए जैसे भी हो सके सुरक्षित ठिकानों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात पटना के पास के दूसरे इलाकों में भी हैं। वहां तो पानी ने ऐसी दस्तक दी है कि लोगों के घरों तक वो घुसा चला आया, जबकि खेत खलिहानों पर भी उसका कहर टूटा। सड़कों पर तो ट्रकों की लंबी कतार लग गई, जो रेंग रेंग कर आगे बढ़ने को मजबूर है। राजधानी पटना में इस सैलाब से निजात मिलती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बहाव इतना तेज है कि नदी के पानी के अंदर उगने वाले पेड़ पौधे तक इससे उखड़कर किनारों पर जमा हो गए। तो वहीं बिहार के खगड़िया में भी नदियों का बढ़ा जल स्तर लोगों की चिंता का सबब बना हुआ है। कोसी और बागमती नदी का खतरे के निशान को पार करना लोगों की जान के लिए मुसीबत बन गया। लगभग 20,000 के आसपास लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं या फिर उनके यहाँ घर में पानी वगैरह आ गया है। खगड़िया में लोग नाव के सहारे गांव छोड़कर ऊंची जगहों पर जाते दिखे। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में भारी बारिश की वजह से छोटी और बरसाती नदियों में उफान आया हुआ है, तो बड़ी नदियां नेपाल और उत्तराखंड की बारिश की वजह से खतरे के निशान पार कर चुकी हैं, जिनकी वजह से कई तटबंध भी टूट गए। जबकि बिहार के सिंचाई विभाग का दावा है कि कोसी के एक तटबंध के अलावा कहीं से भी तटबंध टूटने की खबर नहीं है। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के 2 साल पूरा होने पर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा वाली साजिश रची, जिसका भंडाफोड़ हुआ। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि दुनिया भर में पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश रची और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कई एनजीओ और नामचीन लोगों को जिम्मा सौंपा गया। यही नहीं, 1200 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए, जिनको झूठे प्रचार का अभियान लॉन्च करने के बाद फौरन डिलीट कर दिया जाता था। बताया गया कि दुनिया में कई जगहों पर 5 अगस्त को विरोध प्रदर्शन और मार्च की तैयारी है। साथ ही जम्मू कश्मीर पे 15 अगस्त से पहले ड्रोन हमले की साजिश का भी पता चला है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है। बीते कुछ घंटों में पुलिस की अलग अलग जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस अभियान के तहत पैर में गोली मारकर बदमाशों को पकड़ा जाता है, जो कि मुजफ्फरनगर में भी किया गया। वहां पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश जख्मी हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से भाग गया। पुलिस ने घंटों तक जंगल में उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। इस बीच घायल बदमाश को वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखे जो उसने फायर किए हैं वो बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल है बिना नंबर की। वहां हापुड़ में पुलिस की 25,000 के एक इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें वो जख्मी हो गया। पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उस मर्डर में ये व्यक्ति शामिल था।
आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के पास नोएडा से भी पुलिस ने कबूतर गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान उसका पैर जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस उसे वहां से अपने साथ ले गई। सौबात की एक बात यह कि यूपी में बीते 4.25 साल में पुलिस और अपराधियों के बीच 6000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है, जिनमें पहले 2 साल में ही लगभग 100 बदमाश मारे गए, जिसकी वजह से यूपी पुलिस पर सवाल उठे तो मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों के पैरों पर गोलियां चलानी शुरू की, जिसका खौफ भी बदमाशों में नजर आया। और बीते 24 घंटों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बाद कई जिलों में वांटेड बदमाश खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर करने जा पहुंचे। एक किताब में दावा किया गया कि 2007-8 में न्यूक्लियर डील का विरोध करने के लिए चीन ने भारत में लेफ्ट के साथ अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले की किताब द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया में यह दावा किया गया। उन्होंने लिखा कि 2007-2008 में लेफ्ट के नेताओं ने चीन का दौरा किया था और चीन ने लेफ्ट के साथ अपने संपर्क का इस्तेमाल भारत अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते का विरोध करने के लिए किया। दावा किया गया कि भारत की राजनीति में लेफ्ट पार्टियों के माध्यम से चीन का यह पहला दखल था। किताब के जरिए यह दावा करने वाले विजय गोखले विदेश मंत्रालय में 2007 से 2009 में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और चीन से जुड़े मसले देख रहे थे। अपने 39 साल के करियर में विजय गोखले ने 20 साल चीन में बिताए। गोखले चीन में भारतीय राजदूत भी थे और एस जयशंकर के साथ विदेश सचिव बने थे। लेकिन उनकी इस किताब में लेफ्ट के बारे में लिखी बातों को सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने खारिज कर दिया और दो टूक कहा कि वो जब भी चीन गए तो उनकी न्यूक्लियर डील से जुड़ी कोई बात नहीं हुई। दिल्ली के रोहिणी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने एक महिला पर सरेआम हमला कर दिया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। क्योंकि इस वारदात की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें साफ दिखा कि दोनों आरोपियों ने उस महिला को पार्किंग एरिया की तरफ जाते देख कैसे हमला किया। वो महिला को सामने से आता देखकर सड़क किनारे ही रुक गए और जैसे ही वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी तभी मोटरसाइकिल से एक बदमाश उतरा और पीछे से आकर महिला को दबोच लिया। वो वहां से उसके गले में डली चेन लेकर फरार हो गया। वो उसके पीछे दौड़ी भी, लेकिन दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से वहां से भाग गए। सौबात की एक बात यह कि दिल्ली में मोबाइल फोन, गले की चेन, कान की बालियां और हैंडबैग छीनने की रोजाना 20 से ज्यादा घटनाएं पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हो रही हैं, जिनमें चोर उचक्कों को पकड़ना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 90% से ज्यादा मामलों में जो आरोपी पकड़े जाते हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के विधायकों को हर महीने 90,000 रुपए वेतन मिलेगा, जिसमें 30,000 रुपए बेसिक वेतन, 25,000 रुपए चुनाव क्षेत्र भत्ता और 15,000 रुपए सचिवालय भत्ता शामिल है। इसके अलावा विधायकों को 10-10 हजार रुपए वाहन भत्ता और टेलीफोन भत्ता भी मिलेगा। इससे पहले उन्हें हर महीने 54,000 रुपए वेतन मिलता था। दिल्ली कैबिनेट की मोहर लगने के बाद यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को दिल्ली सरकार विधानसभा में पेश करेगी। 2011 के बाद दिल्ली में विधायकों का वेतन नहीं बढ़ा है। गुजरात में विजय रूपाणी की सरकार के 5 साल पूरा होने पर हो रहे जश्न का कांग्रेस ने विरोध किया। एक तरफ राज्य सरकार इस मौके पर 9 दिनों का जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने अलग अलग जिलों में इसके विरोध में कार्यक्रम किया। वहां के डांग जिले में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ, जिसमें शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष परेश धनाड़ी को पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। पुलिस को उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। वो जब उन्हें खींचकर अपनी गाड़ी तक लाई तो एक समर्थक उनसे लिपट गया। परेश धनाड़ी भी नारे लगाते हुए किसी न किसी तरह से पुलिस को रोकते दिखे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उनके समर्थक को जैसे तैसे उनसे अलग किया और पूरा जोर लगाकर उन्हें गाड़ी में बैठाया। इससे पहले जब उन्होंने मीडिया से बात करनी शुरू की थी तो पुलिस वाले आ गए और उन्होंने उन्हें समझाया कि उनके वहां खड़े होने से ट्रैफिक जाम लग रहा है। लेकिन परेश धनाड़ी नहीं माने और ये दलील देने लगे कि वो मीडिया से बात कर रहे हैं।
पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो वो उखड़कर बात करने लगे। गुजरात में 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार समाज के हर तबके को खुद के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उसने कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके विरोध में कांग्रेस ने भी कमर कस ली। सौभाग्य की एक बात ये कि विजय रूपाणी ने 5 साल पहले 7 अगस्त को गुजरात के सीएम पद की शपथ ली थी और 1 अगस्त से गुजरात सरकार ने 5 साल की उपलब्धियां गिनाने का कार्यक्रम शुरू किया तो कांग्रेस ने नाकामियां गिनाने की जवाबी कार्यक्रम शुरू कर दिए, जिस पर गुजरात सरकार और कांग्रेस नेताओं की जुबानी जंग पहले ही शुरू हो गई थी और अब सड़क पार पुलिस के साथ भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत के लिए कोई न कोई वजह हर शहर में पैदा होती जा रही है। मध्य प्रदेश में अवैध शराब बेचने के मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि कैबिनेट में आबकारी एक्ट में सजा बढ़ाने से जुड़े बदलाव को मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक इन मामलों में दोषियों को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा कैबिनेट से पास हुए नए कानून के बिल में 20 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। ये बिल मॉनसून सत्र में ही विधानसभा में पेश होगा और अगर ये पास हो गया तो जहरीली शराब मामले में ऐसी सजा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के मामलों में अभी 10 साल की सजा का प्रावधान है। लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। एक साथ आधा दर्जन लोग मर जाते हैं, इनको भी फांसी नहीं हो तो किसको फांसी हो। उत्तर प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के पहले ही दिन कुछ जगहों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गई, जिनमें जालौन भी शामिल है। वहां एक केंद्र पर इतनी भीड़ उमड़ी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। बताया गया कि कलेक्टर की देखरेख में यह कैंप लगाया गया था। जहां लोग भेड़ बकरी की तरह टूट पड़े, रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए कमरे की खिड़की पर तो लोग ऐसे चढ़े जैसे उसे उखाड़ कर ही दम लेंगे, जिसे देखते हुए पुलिस ने पर्ची बांटने का जिम्मा अपने हाथों में लिया तो लोग जवानों से ही धक्का मुक्की करने लगे। वैक्सीन सेंटर के अंदर का नजारा भी चौंकाने वाला दिखा। वहां लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और ना ही मास्क लगाना जरूरी समझा। लापरवाही की इंतहा तो ये थी कि कुछ लोग अपने बच्चों को भी लेकर आ गए। हमारा प्रयास है कि 3rd वेव से पहले अधिक से अधिक लोगों को हम टीकाकरण करें और उन्हें कोविड के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। सरकार की कोशिश तीसरी लहर से पहले ज्यादा लोगों को टीका लगाने की है, इसलिए यूपी में महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया, लेकिन वहाँ भी लोग लापरवाह नजर आए। 84 कोस परिक्रमा मार्ग के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ यूपी के नेताओं की बैठक हुई। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि इस बैठक में गडकरी के साथ राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सड़क परिवहन मंत्री समेत कई बड़े नेता और अधिकारी मौजूद रहे। हाल ही में 84 कोस परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित करने के बाद इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है, जो बस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और गोंडा से होकर गुजरेगा और आसपास के सभी तीर्थ स्थल रामवन गमन मार्ग से जुड़ जाएंगे। राजस्थान के सवाई माधोपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां भारी जलभराव के बाद एक मगरमच्छ घर में घुस गया, जिसे देखते ही घर के लोगों की हालत खराब हो गई। करीब 8 फीट लंबा ये मगरमच्छ पूरे घर के एक हिस्से में घूमता नजर आया, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग को बुलाया गया। जैसे ही वन विभाग की टीम पहुंची, मगरमच्छ के रेस्क्यू को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। उन लोगों ने बड़ी सावधानी से मगरमच्छ को मजबूत रस्सियों के सहारे जकड़ा और फिर उसे कमरे नुमा जगह से बाहर की तरफ ले आए। 3 तरफ से घिरे मगरमच्छ को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़कर वैन में बंद कर दिया। घर में घुसे मगरमच्छ को देखने वालों का मजमा काफी देर तक लगा रहा। कुछ लोग तो तब तक नहीं हटे जब तक वन विभाग की गाड़ी मगरमच्छ को लेकर रवाना नहीं हो गई। सौभाग्य की एक बात ये कि सवाई माधोपुर जिला चंबल नदी के किनारे है और चंबल नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल बहुत हैं, जो हर साल बारिश के मौसम में बहते हुए नहर, तालाब और वहां से गांवों और शहरों में आ जाते हैं।